द सन आल्सो राइजेस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे एक पोस्ट वार नावल है और इसके अंदर बताया गया है कि कैसे जंग पर लोगों के असरात हुए और जंग ने उनकी नफ्सियाती ज़िंदगी, जज्बाती ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, जिस्मानी ज़िंदगी और एमोशनल ज़िंदगी जो है वो कैसे ख़राब करके रख दी थी, बर्बाद करके रख दी थी। तो आज मैं आपको इसी कहानी के ज़रिए ये बताऊंगा कि वो सब कैसे हुआ। तो मैं हूँ प्रोफेसर मुमताज़ अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं द सन आल्सो राइजेस और मिलते हैं जैक बार्निस से, जो कहानी का नैरेटर है, जो वर्ल्ड वार 1 में लड़ा भी था और लड़ने की वजह से इसको वर्ल्ड वार के एक्सपीरियंसेस भी थे। और इसके साथ ये एक रोमांटिक बाई नेचर है, लेकिन इसके साथ इसको उसके दौरान, अपनी जंग के दौरान एक इंजरी हो गई थी, जिसके दौरान इंजरी की वजह से ये जो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट हो गया था। अब ये फिजिकल डिस्टर्बेंस इसकी शौकेगी है और ये जर्नलिस्ट है और ये बताता है हमें अपने एक दोस्त के बारे में जिसका नाम है रॉबर्ट कोहन। रॉबर्ट कोहन जो है वो एक बॉक्सिंग चैंपियन भी है और वो एक राइटर भी है, लेकिन वो एक अमीर यहूदी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है और वो बहुत ही ज़्यादा रॉबर्ट कोहन जो है वो जिस लड़की को भी देखता है ना फ़ौरन उसके ऊपर फिदा हो जाता है, यानी वो उस पर मर मिटता है। और इसके अलावा एक और करेक्टर हमें मिलती है जिसका नाम है ब्रेट, उसका मैं जिक्र बाद में करूँगा। तो ये जो नावल है ये ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स के बारे में है और इसकी सेटिंग जो है वो 1924 का टाइम है और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद ये पेरिस फ्रांस से शुरू होता है और फिर वहाँ से ये मूव करता करता स्पेन, मैड्रिड और वहाँ पर जाके ये नावल ख़त्म होता है, वहाँ पर करेक्टर चले जाते हैं। तो तमाम किरदार जो हैं वो जंग से मुतासर होते हैं और अब उनकी ज़िंदगी जो है जंग के बाद वो बेमकसद सी ज़िंदगी है, मीनिंगलेसनेस है उसके अंदर। उनको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, तजब्जुब है, स्ट्रेस है, दबाव है, फिजिकली परेशान है, मेंटली परेशान है, साइकोलॉजिकली परेशान है और उनकी सोसाइटी के अंदर कुछ भी खास नहीं है जिसको वो इंजॉय कर सके। और चूंकि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी ये ज़ख्मी हो चुके हैं और ये एक लास्ट जनरेशन हो चुकी है। लास्ट जनरेशन मीन के सोल किल्ड स्टमक वेल अलाइव, कि रूहानी तौर पर ये मुर्दा लोग होते हैं लेकिन ये स्टमक सही से काम करता होता है। फिर ये हमें जो प्रोटैगनिस्ट है ब्रेट, जो जिसका नाम है जैक बार्निस, वो हमें बताता है कि किस तरह उसकी मुलाकात एक ब्रेट लड़की से हुई, ब्रेट एशले। और ब्रेट एशले जो है ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जब ये जैक बार्निस बीमार होके जंग में ज़ख्मी होके आया था हॉस्पिटल में, तो ब्रेट एशले ने ही इसकी देखभाल की थी। फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। ब्रेट एशले जो है ये नर्स बताई गई है, सेक्सुअल डिज़ायर इसके अंदर बहुत ही बताई जाती है और ये अपनी सेक्स डिज़ायर मिटाने के लिए किसी भी मर्द के साथ सो सकती है। और ये ऐसे समझ लें कि ये एक ना बॉल की तरह है कि जो जिस तरह बॉल मूव करती है ना फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर खेलते हुए, तो ये एक रैकेट की बॉल की तरह है कि ये मूव करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ अपनी सेक्स की ड्राइव को उसको मिटाने के लिए। तो जैक जो है उसको बता रहा होता है कि क्या पहली दफ़ा वो कैसे ब्रेट को एक हॉस्पिटल के अंदर मिला था जख्मी होने के बाद और उसमें नर्स थी और इसकी शादी ब्रेट की हुई मिस्टर एशले से, लेकिन ब्रेट एक आज़ाद ख्याल किस्म की लड़की थी और अब वो उससे तलाक ले लेती है और फिर वो माइक कैम्बल से शादी करने का सोच रही होती है, जो अब उसका शायद मंगेतर होता है। जैक एक मौका पर शादी को ब्रेट को शादी का भी कहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है, उसको इनकार कर देती है और उसकी वजह ये होती है कि उसने कोहन को भी छोड़ दिया था। यानी इसकी कुछ अरसा ब्रेट की और जैक बार्निस की भी आपस में दोस्ती रही है, लेकिन वो जैक बार्निस किसने छोड़ दी थी, वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है, वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं कर सकता। रॉबर्ट कोहन के साथ भी वो कुछ अरसा रहती है, लेकिन उसको भी वो बाद में छोड़ देती है, अब वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फिर ये सारे लोग अपनी इनका बुल फाइटिंग का एक जिक्र मिलता है। बुल फाइटिंग का मतलब होता है कि आप बुल समझ लें कि आपकी जो ज़िंदगी है वर्ल्ड वार के बाद की सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस जो ज़िंदगी है, जो आपकी साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, आपकी फैमिली की पर्सनल ज़िंदगी है, उसको ऐसे जैसे बुल के साथ वो बुल समझ लिया, आप उसने फाइट करनी है।
तो ये सिंबॉलिकली बुल फाइटिंग देखने के लिए सारे लोग स्पेन में इकट्ठे होते हैं। और फिर ये बिल गॉर्डन एक करेक्टर आता है जो एक्स आर्मी मैन है। तो बिल गॉर्डन और जैक जो है ये दोनों दोस्त हैं, बन जाते हैं और ये मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। और बुल फाइटिंग में भी सब लोग दिलचस्पी देखते हैं। ये एक मैन पावर का एक मुजाहरा होता है। यहाँ पर इनकी एक मुलाकात पेड्रो रोमेरो से होती है। पेड्रो रोमेरो जो है ये बुल फाइटिंग है, यंग प्रोटैगोनिस्ट है और ये होप ऑफ चेंज है, होप ऑफ उम्मीद का एक सिंबल है। और ब्रेट इससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे इम्प्रेस होने के बाद फौरन इससे तलकात बना लेती है और इस पर रॉबर्ट कोन और माइक कैम्बल दोनों नाराज हो जाते हैं। अब ब्रेट जो है इसको चूंकि आदत है सब मर्दों के साथ सोने की, तो ये कुछ दिन जो है ना ये पेड्रो के साथ गुजारने के बाद टेलीग्राम के जरिए जैक को बुलाती है और बताती है कि पेड्रो जो है वो इससे शादी करना चाहता है लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। अब वो अपने मंगेतर माइक कैम्बल के पास जाना चाहती है। असल में रोमरो से शादी करना चाहता है लेकिन वो उम्र में उससे बड़ा है। इससे वो सोचती है कि मैं इस नौजवान की बुल फाइटर जो है इसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे उसके साथ रहती है कुछ दिन लेकिन वो उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और जैक को ब्रेट कहती है कि मैं अब तुमको पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैक और ब्रेट की ये हीरो और हीरोइन समझ लें, इनकी आपस में प्यार था, मोहब्बत थी, दोनों को थी। लेकिन जैक और ब्रेट साथ नहीं रह सकते। ब्रेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो चुके हो। और जंग के अंदर उसका जो पीनस है वो कट जाता है जिसकी वजह से वो उनके अंदर इम्पोर्टेंट हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट हो चुका है ये जैक जो है। तो फिर जो ब्रेट उसके साथ रहना क्यों पसंद करेगी। फिर जो परिवार की जो वैल्यूज़ है वो अब हमें ख़त्म हुई नज़र आती है सब करेक्टर्स के अंदर। ये सारे जितने भी करेक्टर्स हैं ये हमें इनके अंदर इम्पॉसिबल लव अफेयर्स नज़र आते हैं। वो सब जो है ना वो एक लास्ट सोल है जिनका स्टमक वेल अलाइव है और स्पिरिचुअली वो मरे हुए हैं। फिर कौन ये भी सोचता है कि उसकी ज़िंदगी चूँकि बेमकसद जा रही है। वो जैक को कहता है कि एक ये स्टार्ट की बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है ये, कि एक मौका पर जो है वो सोचता है कि इसकी ज़िंदगी बेमकसद जा रही है, मीनिंगलेस है। तो वो जैक को कहता है कि हम साउथ अमेरिका चलते हैं। लेकिन जैक जो है वो उससे इनकार कर देता है और इनकार करने और उसको कहता है कि यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। देखो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाए ना तो आप अपने आप से दूर नहीं हो सकते। आपके अंदर की जो कंडीशन है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपके अंदर जो जज्बे हैं, आपके अंदर जो मोहब्बत है, जो जैसे आप जीते हैं, जैसे आप सोचते हैं, जैसा वे ऑफ लिविंग है, जो आपके साथ हो चुका है, जो आपके साथ जंग ने किया है, जो आपके साथ सोसाइटी ने किया है, जो आपके साथ सिस्टम ने किया है, लोगों ने किया है, आप उस सब से कोशिश करें भी जाने की ना तो आप दूर नहीं जा सकते, अपने आप से दूर नहीं जा सकते। और इसका जो टाइटल है वो एक लिया गया है जो बिब्लिकल एक टाइटल जो है वो एक पैसेज है एक्लेसियास्टिस में, जो बिब्लिकल प्रीचर जो एक बुक है उसके अंदर बाइबल से लिया गया है। वो है कि वन जनरेशन पासड अवे अनदर जनरेशन कमिंग। एक जनरेशन चली जाती है ना उसको जगह दूसरी जनरेशन आ जाती है। और फिर क्या होता है कि बट द अर्थ अबाइडेथ फॉर एवर। लेकिन अर्थ जो है ना वो हमेशा एक जैसी रहती है। द सन राइजेथ एंड द सन गेट्स डाउन। सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होता है, सूरज निकलता है, सूरज गुरूब होता है। सूरज जो है ये चलता रहता है। तो एक जनरेशन आती है, वो चली जाती है, उसकी जगह दूसरी जनरेशन ले लेती है। अब ये जो जनरेशन है, जो पोस्ट वार्ड की जनरेशन है, इनकी जनरेशन की ये जितनी भी जनरेशन है ये इनमें एमलेसनेस है इस जनरेशन के अंदर। ये इनकी सूरज जो है गुरु जो इनका जो सूरज चढ़ा हुआ था जब ये जी रहे थे, तो अब इनके सूरज के साथ क्या हुआ, उनका सूरज उनके लिए लाया एमलेसनेस ऑफ लाइफ। कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, उनकी लाइफ एम्प्टी है, खोखली है, मीनिंगलेस है, जीरो हो चुकी है, फुल ऑफ मीनिंग नहीं है। फिर वो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, फिजिकली भी इम्पोर्टेंट है, इमोशनली इम्पोर्टेंट है। वो शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, उनको सुकून नहीं आता कहीं पर भी। फिर इनको अंदर एग्जिस्टेंशियल डिसइल्यूजनमेंट है, एग्जिस्टेंशियल बोर्डम है, इनकी ज़िंदगी मीनिंग खो चुकी है, इनको मीनिंग देने से कासर हो चुकी है ज़िंदगी। फिर डिससेटिस्फेक्शन है ज़िंदगी से, सोशल निज़ाम से, पॉलिटिकल निज़ाम से, एथिकल निज़ाम से,
अपने आप से, फैमिली से, एक दूसरे से, इवन फिजिकल जो डिजायर्स है उनकी फुलफिलमेंट से भी इनको डिसल्यूजनमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, ख्वाब इनके बिखर जाते हैं और फिर पावरलेसनेस हो जाती है और फिर ये पैट्रियार्की सोसाइटी जो है उसकी भी इम्पोटेंसी दिखाई गई है। मर्द जितने दिखाए गए हैं वो शायद डाउनफॉल उनका ये शुरू हुआ है। फिर ये डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वार दिखाई गई है और जितने ये लोग जो अपने शहर छोड़ के इनको पैट्रियट्स कहा गया है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि वहाँ जाके बुल फाइटिंग देखेंगे और वो वहाँ जाके देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और तरह से कुछ चेंज आएगा। जैसे रॉबर्ट कौन कहता है कि हम जाएं, कि हम किसी और जगह पर जाएं, लेकिन ये सारी की सारी जो जनरेशन है ना, जो लास्ट जनरेशन हो चुकी है, सारी लास्ट जनरेशन है, इनके मीनिंग्स, एमलेसनेस ऑफ लाइफ हो चुकी है। तो द सन आल्सो राइजेस याद रखिएगा कि द सन आल्सो राइजेस एक ऐसा नावल है जिसमें करेक्टर्स जो है द सन आल्सो राइजेस के जो वर्ल्ड वार का जो सूरज चढ़ा था ना, तो उसने उनके साथ इनको सोशली डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब, वैल्यूज डिस्टर्ब और उनका मेंटली डिस्टर्ब, वो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, एमलेसनेस ऑफ लाइफ है, कुछ भी जिंदगी में नहीं है, लास्ट जनरेशन है। तो इसकी जगह एक नई जनरेशन ले जाएगी। सन जो है वो ग्रुप होगा, इनका ग्रुप हो चुका है, इनकी जगह एक और रिप्लेसमेंट आएगी। द सन आल्सो राइजेस। तो ये सारा नावल लगता अपेरेंटली पेसिमिस्टिक है, लेकिन ये पेसिमिस्टिक नहीं है, ये ऑप्टिमिस्टिक इसके अंदर एक रे। देखिए सन जिंदगी का सिंबल है और राइजेस का मतलब होता है निकलना। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वार के बाद भी एक ऐसी जनरेशन आएगी जो हर तरह से एक खूबसूरत जनरेशन होगी, जो अपनी ज़िंदगी जो है वो सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली, रिलीजियसली, पर्सनली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, कल्चरली हर तरह से एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी और वही रियल जनरेशन होगी। तो ये नावल जो है ना, ये आपको रे ऑफ होप दे के जाता है, क्योंकि इसका टाइटल ही फुल ऑफ रे ऑफ होप है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।